सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूँ पाकिस्तान। नाज़िम मुहज़्ज़िब, दुनिया में सियासत को खेल नहीं बल्कि एक इंतहाई काबिल कदर जज्बा समझा जाता है, जिसकी मंजिल कोई तख्तो ताज, इक़्तिदार या कुर्सी नहीं होती, बल्कि मकसद होता है अवाम की खिदमत करना, मुल्क व कौम की भलाई होती है। मगर बदकिस्मती से कह लें कि हमारे यहाँ सियासत को शतरंज का खेल समझ लिया गया है, जहाँ पे शह और मात का सिलसिला चलता रहता है। मोहरों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक खाने से दूसरे खाने में मुंतकिल किया जाता है और जिसका मकसद पावर, इक़्तिदार, हुकूमत के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। और आजकल इस खेल में हम देख रहे हैं कि तेज़ी आ गई है। हर कोई अपनी अपनी चालें चलने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो चुका है। तभी तो कहें कि कहीं 15 साल बाद मुलाकातें हो रही हैं और जिन लोगों पर पीठ में वार करने के इल्ज़ामात लगाए गए थे, अब उन्हें गले लगाया जा रहा है। कोई माजी करीब के इत्तहामात की कीचड़ उछाल रहा है, तो कोई खुद को सबसे अच्छा, सबसे साफ सुथरा करार दे रहा है। इसी हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का क्या कहना था, ज़रा सुनिएगा। जी, अब एक तरफ तो बिलावल जो बुजुर्ग सियासतदान हैं उनसे जान छुड़वाने की बातें कर रहे हैं, दूसरी जाने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा क्या कहना चाह रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं क्लीन स्वीप के हम दावे कर रहे हैं और उनको अपनी जीत का पूरा यकीन है। क्या कहा उन्होंने, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा। तो सुना आपने, अब कौन क्लीन स्वीप करेगा और कौन धांधली का शोर करेगा, ये आने वाला वक्त बता देगा। क्योंकि अगर कोई क्लीन स्वीप करता है तो हारने वाला धांधली का शोर ज़रूर मचाता है। हमारे यहाँ ये रिवायत बन चुकी है। इस बार ऐसा होता है, नहीं होता। और बहुत से सवालात जानने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सीनियर सियासतदान दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, ज्वाइन करने के लिए। सर, आपका सियासत में बड़ा वसी तजुर्बा है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मुशाहिदात हैं। उसकी रोशनी में ज़रा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तानी सियासत अब क्या मोड़ इख्तियार करने जा रही है, किस समत में जा रही है। और वाकई ये जिस तरह मैंने अभी बताया कि जब क्लीन स्वीप का दावा एक पार्टी करती है तो हारने वाली पार्टी कभी अपनी हार नहीं मानती। वो कहती मेरे साथ धांधली होगी, ना सिर्फ धांधली बल्कि तारीखी धांधली होगी। ऐसा इस इलेक्शन में भी देखने को मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत का जो इस वक्त मैदान पाकिस्तान में लगा हुआ है, ये वो रवायती सियासत है जो पाकिस्तान में हुआ करती थी और जो हो रही है। और इसके अंदर मेरी तो खैर अपना कोशिश होती है कि हर स्टेटमेंट को फेस वैल्यू पे लिया जाए, उसी बेस पे उसको एनालाइज किया जाए। आज जो कुछ हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो सियासत मुल्क में हो रही है वो मफादात की सियासत है, वो कायदीन की सियासत है। एक एलिमेंट उसमें मिसिंग है और वो पब्लिक भी मौजूद नजर नहीं आ रही सियासत के अंदर। लेकिन जो सानिया है ये आज से नहीं, पिछले 76 साल से चला आ रहा है कि हमारे यहाँ जो भी जमहूरियत होती है वो सूबाई और कौमी असेंबली के इंतखाबात होके वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन मैंने दुनिया के अंदर कोई बुरी से बुरी जमहूरियत भी ऐसी नहीं देखी जिसमें लोकल गवर्नमेंट का निजाम ना हो। हम वो सियासत लेकर चल रहे हैं जिसके अंदर इलेक्टेबल्स और इलेक्टेबल्स को भेड़ बकरियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जाता है और इलेक्टेबल्स की बुनियाद के ऊपर अपनी हुकूमत के क़याम का दावा किया जाता है और उस दावे के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ा जाता है। तो सबसे पहली चीज जो इस वक्त हमारे सियासी माहौल के अंदर इंड्यूस होनी चाहिए, जिसकी वजह से मैं नजर भी आ रहा हूँ कल चैनल्स पे भी या मीडिया में भी, इस वक्त सिर्फ दो हैं। एक तो मफाहमत का एडजेक्टिव था जिसको मैंने आज से 3 महीने पहले लॉन्च किया और आज एटलीस्ट ज़बानी हर कोई मफाहमत की बात कर रहा है। ठीक है। दूसरा मेरा जो एजेंडा था वो ये था कि जी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, इलेक्टेड नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ही पाकिस्तान में इस वक्त हमारे कर सकती है और पार्टीज के दरमियान जो इस वक्त टकराव की कैफियत है उसको कम करने में एक रोल प्ले कर सकती है। और जो सियासतदानों की सियासी तरजीहात हैं जो कि उनके ज़ाती मफादात की तरजीहात बल्कि उनके ख़ानदानी मफादात की तरजीहात, अभी आप देख रहे हैं कि कितना अगली सीन नज़र आ रहा है कि लगता है कि पूरा सियासी सीन जो है वो बच्चों के लिए है और बच्चों के लिए लड़ रहा है।
पहले तो टॉप लीडरशिप जो है वो बच्चा पाल स्कीम चलाती थी, अब जो है लेवल पे भी वही बच्चा पाल स्कीम जो है वो कहते हैं जी ऊपर वाले अपने बच्चों को पाल रहे हैं तो हम क्यों ना पाले, हम भी पालेंगे। तो नतीजा ये है कि इस वक्त पूरे मुल्क की सियासत जो है वो मरूसियत की एक घिन और उतार किस्म की जो वो है लपेट में आ चुकी है। दूसरी तरफ जो अगला सीन है उसमें यह है कि जी हम लोकल बॉडीज हमें नजर नहीं आ रही हैं और अवाम कहीं नजर नहीं आ रहे, लोगों को खरीदना और लोगों को 10-10, 5-5 करोड़ रुपए के इलेक्शंस को जीतना जो है वो ही इस वक्त बन चुकी है और ये हमारा हल नहीं। ठीक है, अच्छा जैसे आपने ये मरूसी सियासत की बात की, ये इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात हुए थे अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दुरानी साहब, उस पर बड़ी बहस हुई, सबका जिसमें पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपके सामने है। तो तमाम जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं तो जो सरबराही या जो आपकी सदारत होती है वो एक ख़ानदान के गिर्द घूमती रहती है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैंने तो एक तो जब ये इलेक्शन हुए तो मैंने खान साहब को इस रेफरेंस से मतलब मुबारकबाद दी थी कि कम से कम उन्होंने अपनी पार्टी को मरूसी सियासत के नरगे में जाने से बचा लिया। ठीक है। और उसको एक ऐसा फर्क दिया और बहन को, बीवी को, बच्चे को या किसी तरफ। जहां तक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का ताल्लुक है पाकिस्तान के अंदर, इस रिफॉर्म की जरूरत है कि इलेक्शन कमीशन की निगरानी में पार्टीज के अंदर जमहूरियत को लाया जाए और पूरी दुनिया के मैकेनिज्म्स पाए जाते हैं जिसमें पार्टियों के अंदर जमहूरियत को लाया जाता है और का पाबंद उन्हें किया जाता है। हमारे यहाँ भी इसकी जरूरत है। इस वक्त कोई भी पार्टी पाबंद नहीं है तो कोई भी नहीं है, सारों को ही मुकाबला आ गया है, तो इसलिए इसको हम कुछ नहीं कह सकते। लिहाजा अब जो इस वक्त की जो सूरत हाल है या इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है वो यकीनी तौर पे इसलिए बहुत मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है कि मईशत बिल्कुल डाउन हो गई है, टकराव आखिर पे है और पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। ठीक है। कुछ जो है वो सिलेक्टेबल्स हैं, कुछ सिलेक्टेड हैं और कुछ रिजेक्टेड हैं। कुछ सिलेक्टेड हैं और कुछ फेवरेट्स हैं और कुछ जो है वो रिजेक्टेड हैं। तो इस लिहाज से और रिजेक्टेड के दरमियान की सियासत जो है वो मुल्क को इलेक्शन के बाद एक नए कैओस की तरफ ले जा सकती है। ठीक है। अगर चाहते हैं कि इलेक्शन के बाद मुल्क में तरक्की, खुशहाली और माशी इस्तेहकाम आए तो इलेक्शन प्रोसेस को बहुत जेलसली गार्ड करना पड़ेगा टू बी फेयर एंड फ्री। तो जो फेवरेट का एक शोर मचा हुआ है, बाकी आपके मुताबिक किसी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड कम है और कोई बाकी ज्यादा फेवरेट है? देखिए जी अब क्या है, कोई जो है वो पुलिस की निगरानी में जलसा कर रहा है और किसी के पुलिस की निगरानी में कुर्सियां उठाई जा रही, किसी जो है एयरपोर्ट पे अंगूठे लगवा के उन्हें सिलेक्टेड शो किया जा रहा है और किसी को जो है वो मतलब किसी के बंदों को उठवा के जो है उनको रिजेक्टेड शो किया जा रहा है। अब मतलब ये जो माहौल बना हुआ है और दूसरी तरफ ये है कि अगर चले इन सब चीजों के नतीजे में अवाम की राय भी स्विंग कर रही हो तो हम कहें चलो ठीक है जो कुछ भी हो रहा है कम से कम रिजल्ट तो एक्सेप्ट हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ रिएक्शन ये आ रहा है कि अवाम की राय में मजीद शिद्दत पैदा हो रही है उस सप्रेशन के अगेंस्ट जो उन पे किया जा रहा है, तो ये और तो लिहाजा इस सिचुएशन में लीडरों को आगे बढ़ के और जब कोई बात की जाती है तो कोई इस्टेब्लिशमेंट पे डाल देता है, कोई किसी पे डाल देता है। नहीं, मैं इस मामले में आपको बड़ी क्लैरिटी से बताना चाह रहा हूँ, इस वक्त माहौल को ठीक करना, फेयर इलेक्शंस को एंश्योर करना पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी। मैं देखता हूं कि अगर मियां साहब, जरदारी साहब और मौलाना बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारे हलकों में किसी पार्टी का जलसा नहीं खराब किया जाएगा, हमारी पार्टी के अंदर, हमारे इलाके के अंदर किसी पार्टी को सप्रेस नहीं किया जाएगा, वी डोंट वांट टू बी सिलेक्टेड वंस, हमने इलेक्टेड होके आना है और हमने इलेक्शन को इंश्योर करना है, तो इनकी इज्जत ही बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। लेकिन अगर ये जो है ये चौथी दफा या तीसरी दफा या दूसरी दफा वजीर आजम या पहली दफा वजीर आजम बनने के लिए जो है एक
एक जिसे कहते हैं कि मार धाड़ की गेम में पड़ जाएंगे, तो उससे इनकी जो हुकूमत बनेगी वो मुस्तहकम भी नहीं होगी, और इनकी अगर किसी वजह से इलेक्टेबिलिटी हो भी जाती है तो वो इलेक्टेबिलिटी जो है वो सिलेक्टेबिलिटी बन जाएगी, और उसमें से इनका ठीक है। दुरानी साहब, आपको अभी किसी की सादा अक्सर से हुकूमत आती हुई दिखाई भी देती है? क्योंकि सुनने में ये आता है, या जो अभी सबकी ऑब्जर्वेशन है, जो समझ लें कि कैलकुलेशन कह लें, कि मखलूत हुकूमत ही नजर आती है आने वाले वक्तों में भी। देखिए, मुझे तो मखलूत हुकूमत भी इंतहाई मगलूब नजर आ रही है। अच्छा। मैं ये मखलूत हुकूमत जो बने वो हो कि जो विलिंग गवर्नमेंट हो, और इसके लिए मैंने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का फार्मूला जो दिया है वो बहुत मेहनत से बना हुआ एक फार्मूला है, और वो इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड है, और बड़े जमहूरी मुल्कों ने इसके जरिए अपने लोकल और इंटरनल और मुआशी क्राइसिस को और टकराव को ख़त्म किया है। बरतानिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी इसके ऊपर, नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका को अमन का गहवारा बनाया, आयरलैंड के अंदर टकराती हुए ग्रुप्स को जो है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के जरिए संभाला गया, जर्मनी के अंदर ग्रेट रिसेशन के अंदर जो है मुल्क की मईशत को नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के जरिए संभाला गया। तमाम पार्टीज इकट्ठी होकर बैठी, इलेक्शन से पहले उन्होंने फैसला किया कि इलेक्शन के बाद जो हुकूमत हम सब पार्टियां मिलकर बनाएंगी, जो सबसे ज्यादा पार्टी सीटें लेगी उसका वजीर आजम होगा, और बाकी पार्टियों को एक सेट नंबर ऑफ, जैसे मैंने 30 वजारतें सब में तकसीम की जाए, और 6 महीने के अंदर नेशनल लेवल के ऊपर जो है बल्दियाती इंतखाबात करा के मुल्क को कम से कम 5 साल के लिए अपोजिशन, हुकूमत, टकराव, एक दूसरे की नफरत से निकाल के एक मोहब्बत के लिए, मुल्क के लिए हम आगे चल पड़े। लीडरों से एक ही दरखास्त है पूरी कौम की कि अल्लाह के वास्ते 5 साल के लिए कम से कम पाकिस्तान के लिए सोच लो। ये फार्मूला दिया है, इसीलिए दिया है कि इसके नतीजे में मैं देखता हूँ कि मुल्क के अंदर एक मखलूक जो बनानी पड़ेगी, लेकिन जिसकी बनेगी दूसरे उसको बुरा कहेंगे, जो बनेगा उससे लोग सिलेक्टेड कहेंगे, धांधली कहेंगे, उसके बजाय हकीकी मानों में एक ऐसा माहौल बना दिया जाए जिसके अंदर सब लोग हाथ में हाथ डाल के 5 साल के लिए मुल्क के लिए चले, उसके बाद जो करना है करें, बच्चे पालें या जो पालना पालें। 5 साल में इंशाल्लाह मुल्क इस जगह खड़ा हो जाएगा जैसे आज फौज ने पाकिस्तान की मईशत को खड़ा किया है, कल पूरी कौम मिलके पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की सब। सर, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, खासतौर पर जो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से आप बात करें, लोकल बॉडी सिस्टम के हवाले से बात करें, ये हमारे यहाँ आप कामयाब होता देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये आपका रोना क्या है, यही तो हम रो रहे हैं। आपने एनएफसी अवार्ड किया, 18वीं तरमीम की, 60% फंड सूबों के, और वो चारों सूबों के फंड्स जो है 4 अफराद के हाथ में चले गए, और पिछले 30 साल से उन्होंने एक पैसा जो है कभी ईमानदारी के साथ निचले जिलों को तकसीम नहीं किया। पंजाब का 70% बजट जो है वो एक शहर में लग जाता है, लाहौर में। बाकी पूरे जो सूबे को जो है, जो कि कई मुल्कों के बराबर है, उसको जो है वो 30% बजट के ऊपर क्या गुजारा होता है, उसमें से निकाल दें। बाकी सूबों का भी यही हाल है। मतलब ये है कि पूरा लाहौर जो है उसकी सराउंडिंग्स को, ग्रीन बेल्ट को ब्राउन बना दिया गया है बाय डिसीजन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और आप मतलब बच्चों की हाउसिंग स्कीमें चल रही हैं, और हाउसिंग स्कीमों वालों की हुकूमतें चल रही हैं, और मुल्क जो है वो डला हुआ है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि कुत्तों को डाल दिया पूरे मुल्क को, और आवाम जो है वो रुसवा कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी टाइकून्स जो है वो अपनी हुकूमत चला रहे हैं हुकूमतों के साथ मिलके, और आप 4 शहरों का मुल्क बना दिया अपने पाकिस्तान को। पाकिस्तान के तमाम अजला को जब पाकिस्तान के फंड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो उसी सूरत में होंगे जिस सूरत में बल्दियाती निज़ाम खड़ा होगा। और इसलिए मैंने कहा है कौमी, सूबाई और बल्दियाती इंतखाबात एक वक्त एक ही कानून के तहत कराए जाएं, और उनकी मुद्दत जब बराबर मुद्दत होगी तो फिर थानेदारों के जरिए जो है लोकल बॉडीज को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, बल्कि वो इक्वली रिस्पेक्टेबल होंगे। और आपको ये भी बता दूं कि दुनिया की कोई बदतरीन जमहूरियत भी ऐसी नहीं है जिसके अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का निज़ाम
इंटैक्ट ना हो और उनके फंड्स उनके के ना। एमपीएस की पहले पैसे दे के टिकट ले लेते हैं, फिर इलेक्टेबल बन के जो है कौम को लूटना शुरू कर देते हैं, फिर डेवलपमेंट फंड्स ले जाके डेवलपमेंट की बजाय खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में मैं दुरानी साहब टर्की गई थी, वहाँ पर मैं मेयर अंकरा से मिली, तो मैंने देखा कि किस तरह लोग आकर उनसे मिलते हैं और एक मेयर कितना पावरफुल होता है और कितना डिलीवर करता है अपने शहर में। तो मुझे वहाँ जाके बड़ी कमी महसूस हुई कि हमारे यहाँ भी अगर ये हो, लोकल बॉडी सिस्टम एक्टिव हो और हम इससे बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सर कितनी अच्छी मिसाल है आपने। आप अंकरा का मेयर देख लें, आप लंदन का मेयर देख लें, आप न्यूयॉर्क का। मैं आपको दुनिया और लोग जैसे आके उनसे मिल रहे थे, इट मींस कि कितना वो डिलीवर करते हैं। जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे लोग आपसे इतनी मोहब्बत से आके मिल नहीं सकते। वहां पे तो आपको पता है दुनिया में अगले जो वज़ीर आज़म बनते हैं, लीडर बनते हैं, वो बनते हैं जो अपने अपने मेयरशिप और अपनी अपनी सूबाई और उन हुकूमत परफॉर्म करके आते हैं। सिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है, आपने पूरी कौम को इलेक्ट। ठीक है दुरानी साहब, ये आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं और ये होना चाहिए। आई विश के आगे जाके सब ये बेहतरी की तरफ हम जाएं। अभी जो इंतखाबात की तरफ मैं ज़रा आना चाह रही हूँ, इंतखाबात जो कि होंगे इंशाल्लाह, तो आपने कहा कि वज़ीर आज़म जिस पार्टी से भी हो, अगर ये मखलूत हुकूमत आप देखते हैं तो ये जो एक दूसरे पर तुंदो तेज निश्तर बरसा रहे हैं तनकीद के, पहले 16 महीने इकट्ठे बैठे रहे हुकूमत करने के लिए मुल्क के कौम के वसी तर मुफाद में, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि एक ने ईंट उठाई हुई, दूसरा ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। फिर आगे जाके अगर दोबारा इकट्ठे बैठ जाएंगे, एक पेज पर आ जाएंगे, तो इससे क्या तासुर जाता है? ये क्या एक इम्प्रेशन देते? जी जी, मेरा जो किसी ने कहा जी ये एक ही सिक्के के दो रुख है, मैंने कहा नहीं, अच्छा, ये एक ही सिक्के एक ही रुख है। और ये सब जो है इनका एजेंडा एक, ये इकट्ठे थे, ये इकट्ठे रहेंगे। मैं लिख के दे देता हूँ, अगर ये पीपल्स पार्टी नून लीग की बात कर रहे हैं तो वो भी ठीक, इन्होंने इकट्ठे ही रहना है क्योंकि इनके मफादात इकट्ठे हैं। अब ये है कि अगर मुस्तकबिल में आप और ये कोशिश करेंगे कि जो इनसे हटते हुए कोई है, पहले भी जब इन्होंने पीडीएम की हुकूमत बनाई तो आधी असम्बली तो उसमें नहीं थी ना, आगे भी ये चाहेंगे कि आधी असम्बली इलेक्ट ही ना हो, इलेक्शन भी ऐसे हो जो कि इनकी सिलेक्शन के बराबर हो। ऐसे अगर किया तो इनकी सियासत भी लगी जाएगी, रुड़ जाएगी। अच्छा, जेएनयू ये दावा कर रही है दुरानी साहब, हाफिज हमदुल्ला साहब मेरे प्रोग्राम में भी बैठ के उसने दावा करके गए, उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या पीएमएल-एन की हो, सदर मौलाना फजलुर रहमान ही होंगे। फिर साथ ही उन्होंने कह दिया कि जब मौलाना फजलुर रहमान को पीडीएम का सदर बनाया जा सकता तो मुल्क का सदर क्यों नहीं बनाया जा सकता? तो ये ख्वाहिश पूरी होती दिखाई देती है आपको मौलाना साहब की? काफी देर से सदर बनना चाहते हैं। ये तो ख्वाहिश है कि जिसकी ख्वाहिश हो अल्लाह पूरी कर दे, मौलाना की पूरी कर दे। क्यों बगैर दाढ़ी वाले बन सकते हैं, दाढ़ी वाले क्यों नहीं बन सकते? ये तो कोई फार्मूला नहीं है कि जी मौलाना नहीं बन सकते या फलां नहीं बन सकता। लेकिन बात इतनी है, मेरी इतलात के मुताबिक सारी इन्होंने आपस में तकसीम की हुई है। जी फलां वज़ीर आज़म होगा, लीडर होगा, सदर होगा। मतलब ये है कि मैंने तो नवाज शरीफ साहब से भी कहा था कि अगर आप पाकिस्तान में आके अंगूठा लगा के सिलेक्टेबल ना बनते तो आपकी ज्यादा इज्जत होती, लीडर की तरह आते और इलेक्ट करने का प्लान देते। आपने सिलेक्ट होने का प्लान दिया, आपने जो वोट को इज्जत दी थी आपने अंगूठा लगा के उसको उसकी वोट की जिल्लत में बदल दिया। अब जो है अभी भी आपके पास जगह है कि आप वोट के लिए फेयर एंड फ्री माहौल बनाएं, जिस पार्टी की जो पोजीशन है उसको वो लेने दें, आपकी भी इज्जत होगी, कौम की भी इज्जत होगी, रोशन मुस्तकबिल भी होगा और पाकिस्तान भी। और जहां तक ये ताल्लुक है इस बात का कि जिन्होंने ज्यादतियां की हैं जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी, उसके बारे में मेरी तो बड़ी क्लियर ओपिनियन है कि ये अदालतों का और इस्तगासा की जिम्मेदारी है कि जिस किसी ने कानून हाथ में लिया है, जिस किसी ने मुल्क का कानून तोड़ा है, अगर वाशिंगटन के अंदर उनको सजा हो सकती है, अगर लंदन में उनको सजा हो सकती है, तो पाकिस्तान की अदालतों को भी उन लोगों को सजा देनी चाहिए जिन्होंने मुल्क का कानून और मुल्क के इदारों जी प्लीज किसी सजा उसकी पार्टी को नहीं दी जा सकती। ठीक है, पार्टी फेयर एंड फ्री इलेक्शन दें, जो मुजरिम है उनको सजाएं दें और सजाएं इबरतनाक। ठीक है दुरानी साहब, आपने भी सबको बिठाने की कोशिश की थी, इकट्ठे समझाने की कोशिश की थी, सबको एक पेज पे लाने की कोशिश की थी, एक अच्छी काविश थी, तो क्या निकला था फिर उस कोशिश में से? संजीदा नजर आए थे आपको?
देखिए मुझे तो, मैंने जो कोशिश की थी वो, देखिए मेरी तो वो हैसियत नहीं है कि मैं किसी को कान से पकड़ के बिठा दूं या उठा दूं। वो जिनकी है वही बिठा सकते हैं, उन्हें बिठाना भी चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन मैंने जो कोशिश की थी वो ये थी कि मुल्क के अंदर एक मुफाहमत का माहौल बने। मैंने पीटीआई वालों को एक सजेशन दी थी कि जी आप, और सारों ने इसको माना भी था, कि आप पाकिस्तान, जमहूरियत और फौज को अपने कॉन्फ्लिक्ट से निकाल दें, अपने बाहर बैठे हुए लोगों को मना करें कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात ना करें। और अब आपने देख लिया कि उन्हें ये बात समझ भी आ गई और उनके चेयरमैन ने हत्ता के रिकंसिलिएशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब कहना मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने अपनी सदारत भी छोड़ दी, चेयरमैनशिप छोड़ नए बंदे को लाए ताकि एक मफाहमत की बातचीत आगे बढ़ सके। अब बाकी पार्टियों को भी चाहिए कि वो इन जेस्चर्स का अच्छा रिस्पॉन्स देते हुए किसी गैर, मतलब सियासी इदारे से तवक्को ना करें कि वो इन्हें बैठाए, ये खुद आगे बढ़ के इकट्ठे बैठे और इकट्ठे बैठ के सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश करें और सबको। ठीक है जी दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मौजूदा सियासी सूरत हाल में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, गुज़िश्ता दिनों तलाल चौधरी साहब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए तनकीद कर रहे हैं, वो नवाज शरीफ का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। अच्छा, फिर जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि बिलावल जो है वो ट्रेंड नहीं है अभी, तो क्या यही वजह है कि मुखालिफिन के हाथ अब एक बात आ गई है और वो भी अब उनकी अहलियत पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, चेयरमैन साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की तो खामों का लोग पता नहीं उसको एवन फील्ड समझने लग गए और एकदम से तनकीद शुरू की। उन्होंने तो किसी का नहीं कहा था और फिर एक इस तरह से शुरू हो गया सारा सिलसिला। देखें, हमारे लिए तो लीडरशिप जिस भी पार्टी की हो बड़ी काबिल एहतराम है। हम तो मियां नवाज शरीफ साहब का भी एहतराम करते हैं, इसी तरह दीगर जो भी पार्टी हेड है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अपना कद बढ़ाने के लिए, बहुत पार्टी के लोग हैं वो एकदम लीडरशिप पे बात करना शुरू कर देते हैं। लीडर्स एक दूसरे के लिए बात करें तो और बात है, लेकिन हमारे जैसे कारकुन अपना कद बढ़ाने के लिए, आज अगर मैं मियां साहब के लिए कुछ कहना शुरू कर दूं या अपनी काबिल एहतराम बहन मरियम साहिबा के लिए या मोहतरम मौलाना साहब के लिए या किसी को, अच्छा नहीं लगता। वो जो एक रवायती सियासत रही है पाकिस्तान में कि एक दूसरे की टांगे खींचें और एक दूसरे को डीस्टेबलाइज करें, तो वो नहीं होना चाहिए। और जब जो भी हुकूमत बनेगी, हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन अगर किसी और की भी बनती है तो फिर अगर कोई ऑपोजिशन में भी है तो उसको मुस्बत रोल अदा करना है। ये सब कह रहे हैं कि इस वक्त जो तासुर दिया जा रहा है वो किसी का ऐसे लग रहा है कि इसको लाडला बनाया जा रहा है। एक पहले ही हम लाडले से बड़ी मुश्किल से निकले हैं, उसका जो भी खराफात कह लें या जो भी चीज़ें कह लें जिनको 2018 में लाडला बनाया गया। अब जाहिर है मियाँ साहब का हम उनके साथ तो मवाजना नहीं कर सकते। मियाँ साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है और मुल्क के वजीर आजम भी रहे हैं, लेकिन ये तासुर गलत है। ये अवाम के लिए और पूरी दुनिया के लिए तासुर गलत है, क्योंकि फैसला पाकिस्तान की अवाम ने करना है, वो जिसको भी मैंडेट दें। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि 8 फरवरी 2024 को सरप्राइज देंगे पीपल्स पार्टी की तरफ से, और हम तो बहुत पुरुमीद हैं इस में सिंपल मेजॉरिटी, अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं भी मिलती तो सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही होगी। आप तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि आप लोग सरप्राइज देंगे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, आपका कॉन्फिडेंस वैसे बहुत ज़्यादा है। शाह साहब, लियारी को पीपल्स पार्टी का गढ़ अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन शायद आपको याद हो कि जब 2018 की इंतखाबी मुहिम थी उसके दौरान पीपल्स पार्टी वहाँ गई थी तो लियारी वालों ने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया था, बल्कि खुलकर अपनी नाराज़गी का इजहार किया था। तो क्या आप लियारी वालों की शिकायत दूर हो गई? लियारी का जिक्र किया, लियारी का रिजल्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। और जो आप बात कर रही हैं कि वहां पे जब विजिट था
तो वहां पे कुछ रिस्पॉन्स कुछ लोगों की तरफ से बेहतर नहीं था, बिल्कुल ऐसा था। लेकिन आपके इल्म में है कि कुछ लोगों को उकसाया जाता है और फिर जब इस तरह की सूरत हाल हो तो वहाँ कशीदगी बढ़ने का इम्कान था, क्योंकि हमारी तो पूरी रैली थी पीपल्स पार्टी की और हजारों लोग उसमें शामिल थे। तो लेकिन उस तसादम को रोका गया चेयरमैन साहब की तरफ से, हमारी सीनियर क़यादत की तरफ से। वो जो कुछ लोग वहां पे इस तरह की बात कर रहे थे जिसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया, हालांकि वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। और वो फिर उन्होंने अपना पूरा रैली या जो जो प्रोग्राम था वो मुकम्मल किया चेयरमैन साहब ने वहां पे। अब आप देखिएगा कि जिस तरह पीपल्स पार्टी को रिस्पॉन्स है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन खास तौर पर अगर सिंध की बात की जाए और फिर जिस तरह अभी आप शहरी इलाकों की बात कर रही हैं, तो हम यहाँ से भी स्वीप कर रहे हैं और यहाँ पे हमें कोई मुकाबला जो है वो नहीं है। अच्छा, कहा जा रहा है शाह साहब कि इस बार पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ टाइम देने के लिए इत्तेहाद तो कायम हो गया, तो अपने खिलाफ बनने वाले इंतखाबी इत्तेहाद का मुकाबला करने के लिए आप लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है। स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि आप जीत के लिए कॉन्फिडेंट हैं? किस तरह के इत्तेहाद और ये चीजें पीपल्स पार्टी के सामने हमेशा से होती है। अब सिर्फ एक चीज से आप अंदाजा लगाएं, क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं और हाथ कंगन को आरसी क्या जी। ये बहुत दिनों से ये इत्तेहाद की बातें चल रही हैं और ये पीपल्स पार्टी को बहुत टफ टाइम दिया जाएगा और ये होगा वो होगा, लेकिन क्या वजह है कि पूरी सिंध में शहरी इलाकों समेत जितने इलेक्टेबल्स हैं या वो लोग जो पीपल्स पार्टी से 2018 में जीते, आरटीएस था और बहुत सारे इश्यूज थे, वो सब पीपल्स पार्टी में आ गए। और फिर शहरों से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो अगर ये इत्तेहाद इतना ही मौसर होता और इतना ही कुछ हो रहा होता, तो वो लोग जो वैसे ही जीतते थे, अब तो उनकी और उम्मीद आ गई कि वो जीत जाएंगे, लेकिन वो सब में आ गए। हम यहाँ पे कर रहे हैं न सिर्फ देही इलाकों में बल्कि शहरी इलाकों में भी, और 61 के करीब नेशनल असेंबली की सीटें हैं सिंध में, और हम 50+ पे इंशाल्लाह आपको यहाँ पे रिजल्ट देंगे। अच्छा, जरदारी साहब का कहना है कि जो बानी पीटीआई के बाद अब नवाज शरीफ साहब लाडले बन चुके हैं, तो नवाज शरीफ साहब को कभी लाडला कह देना, कभी किंग्स पार्टी वगैरह कहना, कहीं उस गुस्से का इजहार तो नहीं है कि वो सबसे मुलाकातें कर रहे हैं मगर पीपल्स पार्टी की आदत से अब तक रब्ता नहीं किया, आप लोग भी मुलाकातें कर लें फिर? लेकिन ये गुस्से का इजहार नहीं है, ये इजहार हमदर्दी है जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हमारे काबिल एहतराम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उन्हें कि ये ऐसा तासुर ना दें जिस तरह इमरान खान साहब का तासुर था कि उसको लाडला बनाया गया, फिर पहले दिन ही उनको सिलेक्टेड कहा गया, जिसपे वो खान साहब खुद भी तालियां बजा रहे हैं। तो वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ये मशवरा दे रहे हैं, मेरे लिए बहुत मोहतरम है मियां नवाज शरीफ साहब, उनको ये जो तासुर आ रहा है ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि नेशनल मीडिया पे भी, आपके भी बहुत सारे प्रोग्रामों में डॉक्टर साहिबा ये जेरे बहस आया है, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं कहती, ये दूसरे लोग भी कहते हैं, अब तो उनके अपने लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है ये सारी चीजें। तो ये तो हम उनको एक मशवरा दे रहे हैं कि वो ऐसा ना करें, लाडले भी हैं तो कम से कम ये जाहिर नहीं होना चाहिए। और हमें ऐसा कोई इशू नहीं है जैसे आप कह रही हैं कि कोई पुराने इत्तेहादी, हम तो चाह रहे हैं कि इलेक्शन जो है हम अपने प्लेटफॉर्म और अपनी जो है अलहदा से लड़े, बाद में फिर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में हम बातचीत कर सकते हैं सबसे, और दरवाजे सबसे खुले हैं। और आपके इल्म में भी है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, एक जरदारी सबसे यारी जो है वो भी है, और वो मफाहमत के बादशाह हैं और वो बड़ी बसीरत भी रखते हैं सियासी अमूर में। वो तो बाद में फिर एक सिलसिला जरूर शुरू होगा। और एक और बात जो मैं आपको कहूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही सिर्फ इलेक्शन की बात कर रही है इस वक्त कि इलेक्शन होने चाहिए। हमारा आज भी इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करें, क्योंकि 8 फरवरी 2024 अब ज्यादा दूर नहीं है, और हम पुरुमीद भी हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की मौजूदगी में ये इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को जरूर होंगे। पीपल्स पार्टी के अलावा आप दीगर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं
वो आए बाएं शाएं करती हुई नजर आ रही है। कोई मौसम का बहाना बना रहा है, कोई सिक्योरिटी की बातें कर रहा है, कोई और कह रहा है, कोई खुल के इजहार नहीं कर रहा। और अगर वो उसके लिए कोई दूसरी चीजें नहीं भी कह रहे, लेकिन खुलकर इलेक्शन की बात नहीं कर रहे। ये पीपल्स पार्टी ही है सिर्फ। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि हम बहुत कॉन्फिडेंट कि हम आपको सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह 8 फरवरी 2024। चलें, आपने कहा कि एक जरदारी सबसे यारी, शुक्र आपने ये नहीं कहा कि एक जरदारी सब पे भारी। अब आप मुफाहमत की जब बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखती है, मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, तो क्या नून लीग की जानिब से आसिफ अली जरदारी या बिलावल जरदारी साहब से मुलाकात का कोई पैगाम दिया गया है शाह साहब? देखिए, इस तरह के राब्ते रहते पॉलिटिक्स में, चीजें बंद होती और राब्ते रहते भी हैं, राब्ते होंगे भी। लेकिन इस वक्त जो आप देख रही हैं सिनेरियो, उसमें तो हम अपनी बात कर रहे हैं और हम ये भी नहीं चाहते कि कोई हमारी इस तरह की भी बात हो कि सीट एडजस्टमेंट हम किसी के साथ नहीं कर रहे। हम अपने ही प्लेटफॉर्म से तीर के निशान पर हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बोर्ड बने हुए हैं उनके पास हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक नहीं 10 से भी ज्यादा एप्लीकेंट हैं जो हमारे पास एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। और ये जो कहा जाता है कि जी इनको तो सिंध के अलावा दूसरी जगहों पे कैंडिडेट नहीं है, तो हमारे पास वो तांता बंधा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है। अच्छा शाह साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने मिल को खाया है, बल्दियाती नुमाइंदों का हक मारा है, ये वो कह रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो एक उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और एमक्यूएम के साथ साथ उनके पास भी नज़ामत या मेयरशिप रही है जमात इस्लामी के पास, उनके अदवार भी हैं, वो भी उसको भी थोड़ा सा शामिल कर लिया करें अगर वो इस तरह की बात करते हैं। लेकिन ये बात जो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे परफॉर्म किया है और बहुत ज्यादा बेहतरी लाए हैं। देखें, आपने सुना होगा कि एमक्यूएम के लोग भी आके बड़े दावे करते हैं इस तरह जमात इस्लामी के भी कि जी जमात इस्लामी कहती है कि जी नेमतुल्लाह मरहूम साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनके बाद यहाँ पे कोई तरक्याती काम। खैर से हमारे बड़े मोहतरम दोस्त हैं मुस्तफा कमाल साहब, जो उस वक्त नाज़िम थे, वो कहते हैं कि मेरे टेन्योर के बाद एक ईंट कराची में नहीं। ओ भाई, ये उसके बाद आपके जो टेन्योर थे उससे कई गुना ज्यादा अंडरपासेस बने हैं, ओवरहेड ब्रिजेस बने हैं, स्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, पार्क्स बने हैं और बहुत सारे बेहतरी यहाँ पे आई है, जिसका रिजल्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात में मिला। और एमक्यूएम तो खैर से उस वक्त इंतखाबात लड़ने की पोजीशन में ही नहीं थी और उन्होंने बाइकआउट किया और एमक्यूएम के बाइकआउट की वजह से जमात इस्लामी को फायदा हुआ। और आप सिर्फ चेक कर लें कि जो जो इलाके एमक्यूएम के गढ़ थे उनके बाइकआउट की वजह से जमात इस्लामी को वहां से ज्यादा सीटें मिली। तो सेंट्रल है, कोरंगी है, इस तरह एक दो और डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे परफॉर्म किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी 15 साल में पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया और अब देखें इनके साथ क्या होता है। लेकिन क्या वजह है कि 2008 में तो बीबी शहीद हुई, उनके जज्बात का वोट था, लेकिन 2013 में तमाम मुश्किलात के बावजूद 2008 से ज्यादा सीटें पीपल्स पार्टी ने सिंध में ली। फिर क्या हुआ 2018 में कि जब आरटीएस था, हमारे बहुत सारे लोग जेलों में थे, 10 से ज्यादा लोगों को नाअहल करार दे दिया गया था, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग 2013 से भी ज्यादा सीटें लेनी 2018 में। और इंशाल्लाह 8 फरवरी 2024 को तो हम स्वीप कर रहे हैं, ना सिर्फ देही इलाकों से बल्कि शहरी इलाकों से भी। इस वजह से हमारे दोस्त जो है एमक्यूएम हो, जमात इस्लामी हो या दीगर लोग इस तरह की बातें करते हैं और हम लोग भी इनको बयान की हद तक ले लेते हैं कि चले ये इनका सियासी बयान है। बाकी अब ज्यादा दिन तो रह नहीं गए, 8 फरवरी आने वाला। ठीक है जी शाह साहब, ठीक है, वक्त की कमी है, ठीक है जी पे जाना है। बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। कौमी अमन और खुशहाली के लिए बलोचिस्तान में खुसूसी जिरगा मुनक्किद हुआ है, जिसमें वज़ीर आला बलोचिस्तान, सूबाई वज़रा और 150 से ज़ायद कबायली उमायदीन, अकाबरीन और अहम शख्सियात और उलमा कराम ने शिरकत की। बलोचिस्तान के ग्रैंड कबायली जिरगे में सूबे में पायदार क़याम अमन के लिए नाराज़ बलोचों को कौमी धारे में शामिल होकर मुल्की तामीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करने की अपील की गई है। जिरगे की सदारत निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान खान रुमकी ने की और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने जिरगे से खिताब करते हुए कहा कि पहाड़ों पर मौजूद लोग वापस आ जाएं, हुकूमत बलोचिस्तान उन्हें खुशामदीद कहेगी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान बलोचिस्तान के सीनियर रहनुमा और साबिक सूबाई वज़ीर ज़हूर अहमद वलीदी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ज़हूर साहब, अल्लाह ने पाकिस्तान को और ख़ास करके अगर मैं बलोचिस्तान की बात करूं, बलोचिस्तान को बेपनाह ख़जानों से नवाजा है हमारे सूबे को। बलोचिस्तान में अमन और तरक्की का होना अब कितना ज़रूरी है और इस ज़मीन में होने वाला जो जिरगा है ये कितनी अहमियत का हामिल है? देखें जी, वज़ीर आला अली मर्दान डोमकी साहब ने बड़े एक अच्छा काम किया है कि उन्होंने जो है एक कौमी जिरगा बुलाया है बलूच और पश्तूनों का। जो बलूचिस्तान में मसाइल चल रहे हैं उन हवाले से जो है सिरासल गुफ्तगू की है कबायली अमादीन ने। तो ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि बलूचिस्तान के मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और खुसूसन जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कबायली अमायदीन जो है सर जोड़ कर बैठ जाएं और इन मसाइल को हल करने के लिए जो है अब तजावीज़ पेश करें। और बलूचिस्तान में बलूच पश्तूनों की रवायत रही है, जब भी कोई मसला दरपेश होता था तो उस हवाले से जिरगा करके उसको हल किया जाता था। इस कंटेस्ट में जो है ये बड़ा ज़रूरी है कि जिरगे की तवस्सुत से जो लोग इस निज़ाम से नाला हैं या बैरूनी ममालिक या उन ताकतों के जो है हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं और यहाँ पे एक कुश्त खून का जो बाज़ार गर्म किया हुआ है, तो उनको जो है समझाना बुझाना और उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जिरगा ही जो है एक अच्छा फोरम है कि उनको जो है समझा सके और उनको जो बहक गए हैं उनको दोबारा वापस ले आए और जो गैरों के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं उनके लिए भी कोई जो है कोई हिकमत अमली बनाए ताकि बलूचिस्तान दोबारा अमन का गहवारा बन जाए। ठीक है। अच्छा वलीदी साहब, ये जो मुल्क दुश्मन अनासिर हमारे ही लोगों को इस्तेमाल करके मुल्क को कमज़ोर करने की बाकायदा साजिश करते हैं, कोशिश करते हैं और आज भी कर रहे हैं, कितना ज़रूरी है कि तमाम जो नाराज़ कबाइल हैं वो कौमी धारे में अब जल्द अज जल्द शामिल होकर मुल्क को मजबूत करें और दुश्मन को शिकस्त देने में अपना किरदार अदा करें, दुश्मन को एक मुँह तोड़ जवाब दिया जाए। देखिए, इनकी तादाद तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूँकि एक मसला खड़ा हुआ है बलूचिस्तान में और यहाँ पर जो है दहशतगर्दी के वाक़यात होते जा रहे हैं और ख़ुसूसन कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर यूथ जो है वो मुतनफ़िर हो गई है और वो बड़ी कम तादाद में। तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनको जो है दोबारा इस कौमी धारे में शामिल करें और उनको जो उनके मसाइल हैं उनको सर फहरिस्त हल करें और उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी जो है पैदा की जाएं ताकि वो दोबारा जो है कौमी दायरे में आ सकें। तो जिरगे का इनेकाद जो है एक पेशरफ्त है और इसको जो है आगे बढ़ना चाहिए और जो ग्रुप्स हैं या जो बेशक कबाइल में हों या जो हैं उन इलाकों में, तो उनके साथ राब्ते करके उनको जो है जाने की कोशिश करें। ठीक है। अच्छा ज़हूर साहब, आप सूबाई वज़ीर भी रहे हैं और मेरे ख्याल से बलूचिस्तान के मामलात को आपने बहुत करीब से देखा है, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। निगरान हुकूमत की कोशिश काबिल तारीफ़ है और हुकूमत क्या इक़दाम कर सकती इस हवाले से इन मसाइल को हल करने के लिए? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि निगरान हुकूमत ने एक बड़ा ज़बरदस्त कदम उठाया है, तो इसको आगे बढ़ना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। जो भी आने वाली हुकूमत होगी इसको जारी सारी रखे। मसाइल जो हैं बलूचिस्तान के बहुत से हैं, इसमें जो एहसास महरूमी लोगों में है उसको जो है कुछ अनासर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और लोगों का जहन जो है मुतनफ़िर कर रहे हैं। उन मसाइल को जो है हल करने के लिए संजीदा इक़दाम की ज़रूरत है और कुछ मसले सूबाई हुकूमत की तरफ से हल हो सकते हैं, कुछ वफाकी हुकूमत की तरफ से जो है हल तलब हैं। तो ये सब मिलजुल के और ख़ुसूसन बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको जोड़ कर निकालना चाहिए।
ठीक है ज़हूर साहब, एक और चीज़, अभी जो आम इंतखाबात आ रहे हैं तो सियासतदानों को उनका क्या रोल आपको नज़र आता है इसमें कि खासतौर पर बलूचिस्तान पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कितना फोकस होना चाहिए? देखें, बलूचिस्तान में ये अलमिया रहा है कि बलूचिस्तान पर जो है जितनी हमारी वफाकी जमातें हैं उनका बड़ा कम तवज्जो रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान की जो कौमी असम्बली की सीटें कम हैं तो उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी जो है पाकिस्तान की बाकी शहरों और सूबों पर तवज्जो दी है। तो उस वजह से जो बलूचिस्तान के मसाइल बढ़ते गए हैं, क्योंकि वफाक की तरफ से कोई तवज्जो नहीं थी। अब चूँकि एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ है तो जो हमारी कौमी जमातें हैं उनको भी इस बात का अदराक हुआ है कि बलूचिस्तान की तरफ जो है वो खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। और यहाँ पे देखें, मसला जो है वो सियासी है, ना ये कबायली है, ना जो है आप इसको जो है तरक्याती मद में ले सकते हैं। डेफिनेटली महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सियासी हवाले से अगर बलूचिस्तान में तवज्जो दी जाए और वफाकी पार्टियाँ जो हैं यहाँ पे आएँ और वहाँ पे कैंपेन करें, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली इतनी जो है मुश्किल बात नहीं है, मसला जल्द हल हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आप मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले देखिए जुनैद जमशेद की याद में हमारा सेगमेंट मैं समझो हमने भुला दिया। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।